बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर। आज एक बहुत अच्छी खबर यह है, पाकिस्तान ने आज से अपनी कोरोना वैक्सीन प्रोड्यूस करना शुरू कर दी है। यह 1,20,000 डोजेस की पहली खेप तैयार कर चुका है, जबकि पाकिस्तानी प्लांट महाना 30 लाख खुराक तैयार कर सकता है। जब कॉन्सेंट्रेट से वैक्सीन बनती है तो वो सिर्फ ऐसे नहीं है कि उसमें कुछ आप पानी घोल दें और वो पूरी वैक्सीन बन गई। उसको फॉर्मुलेट किया जाता है और ये बहुत तकनीकी और नाजुक और ऐसा मरहला है जिसमें क्वालिटी एश्योरेंस और म्यार को बरकरार रखने के लिए इंतहाई तनदही और मेहनत की जरूरत होती है। और जो सारे क्वालिटी एश्योरेंस और ये सारे म्यार को बरकरार रखने के तरीक़ाकार इख्तियार किए गए हैं, उसके जो रिजल्ट्स हैं वो हमने देखे हैं। और मैं समझता हूँ कि हमें बाकायदा अपने इस इदारे के ऊपर और उन तमाम लोगों के ऊपर जिन्होंने इस पर काम किया है, वो तमाम लोग जो हमारे मेहमान थे जिन्होंने आके काम किया, इन सब के ऊपर हमें फख्र करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से ये एक बहुत अहम रास्ता होगा और ये एक अहम कदम है जिसके ज़रिए इंशाल्लाह वैक्सीन की मुकम्मल प्रोडक्शन जो है वो भी आइंदा आने वाले सालों में आपको यहाँ दिखेगी। मैं जनरल आमिर आपको, आपकी टीम को, हमारे जो चाइनीज़ पार्टनर्स एंड फ्रेंड्स जो आए हैं उनको मैं मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ। मैं हक बजानिब हूँ कि मैं कौम की जज्बात की तर्जुमानी भी कर सकता हूँ और इतना ज़बरदस्त रिएक्शन आया लोगों ने, तो द नेशन इज़ प्राउड ऑफ द टीम जी, कौम को फ़ख्र है। ये वाकई अचीवमेंट है और हम इस अचीवमेंट पर डॉक्टर फैसल सुल्तान और असद उमर को मुबारकबाद पेश करते हैं और आज की इशू की तरफ आते हैं। मुश्किल वक्त से अल्लाह का शुक्र करता हूँ हमारा मुल्क निकल गया। हमारे जो मुखालिफ हैं उन्होंने पहले से शोर मचा दिया कि हुकूमत फेल हो गई। वो चाहते थे कि फेल हो जाए, पहले से खतरा हो गया कि ये हुकूमत अगर कामयाब हो जाती, उस माशी बुरहान से पाकिस्तान को निकाल लेती तो इनकी सियासी दुकानें बंद हो जानी थी। पिछले हफ्ते जो ग्रोथ रेट के फिगर आए हैं, जब ग्रोथ रेट तकरीबन 4% फिगर जब पब्लिक हुए तो वो आज बड़े मुश्किल में पड़े हुए हैं। मुझे तरस भी आता है कई दफ़ा उनके ऊपर। वो कभी कहते हैं हम आज गवर्नमेंट गिरा देंगे, 3 महीने कभी देते हैं गवर्नमेंट को, कभी 31 दिसंबर में गवर्नमेंट जाएगी, कभी कुछ हो जाएगा। तो मुझे तो अब उनकी फिक्र पड़ गई कि ये अब साथ रह जाएंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो इंशाल्लाह जो हम मुश्किल वक्त से निकले हैं, ये भी 5 साल में तो इंशाल्लाह और अभी अगले साल ये और रफ्तार बढ़ेगी इसकी, और जो अगली इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आएगी उसमें फिर पाकिस्तान और तेजी से ऊपर जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर में 2 नुक्ते बहुत दिलचस्प है। पहला नुक्ता, अपोजिशन इतनी मस्कीन और बेबस हो चुकी है कि परेशानियों में घिरे वज़ीर-ए-आज़म को भी इन पर तरस आ रहा है। और दूसरा नुक्ता, अपोजिशन को यह हुकूमत चलती नजर नहीं आ रही, जबकि वज़ीर-ए-आज़म ने अगली टर्म के दावे भी शुरू कर दिए हैं। लेकिन क्या यह खुशफहमी नहीं है? यह हमारा आज का इशू होगा, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ शायद खाखाना भाई साहब तशरीफ रखते हैं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर भी हैं और ज़ाहिर है आप इनके रोज़ाना ख्यालात से मुस्तफ़ीद होते रहते हैं। ये फरमाइएगा भाई साहब, ये जो आपकी अंदरूनी लड़ाई एक और उसके बाद फिर अपोजिशन के साथ लड़ाई, इस लड़ाई की वजह से आज प्राइम मिनिस्टर साहब को आप पे तरस आ रहा है और वो कहते हैं कि मुझे वाकई इन पे तरस आ रहा है कि ये एक दूसरे के साथ भी चल सकेंगे या नहीं, और गवर्नमेंट ने अगले 5 साल की प्लानिंग करनी शुरू कर दी है। तो आपको महसूस नहीं होता कि आप लोगों ने बहुत ज्यादा चीजें पे खेर ली हैं, खोल दिया बल्कि सब कुछ अपना? मुझे वज़ीर-ए-आज़म पे तरस आ रहा है, इसको ये नहीं पता कि इन 3 सालों में हुआ क्या उसके साथ। अपोजिशन की परवाह वो ना करें, अपोजिशन की फिक्र ना करें, अपनी फिक्र करें। उनके साथ क्या हुआ आज पहुंच गया है जिस जगह पे है, ये आज हम सबको तशवीश होनी चाहिए। जो मईशत का हाल है, जो मुल्क में जमहूरियत का हाल है, ये चीज़ ज़्यादा अरसा चल नहीं सकती। जैसे जीडीपी ग्रोथ तो अच्छी जा रही है, वैसे 4% पे पहुंच रही है। आप खाना खाते हैं, परसेंटेजेस खाते हैं? नहीं वैसे, क्योंकि आपके दौर में भी तो परसेंटेज ही थी ना, 5। नहीं जी, हमारे दौर में रियल नंबर्स थे। हमारी हर साल ग्रोथ बढ़ती गई। ग्रोथ जब कम हो जाए तो उसके बाद जो परसेंटेज नज़र आती है वो हकीकत नहीं रखती। जब हमारी हुकूमत ने छोड़ा, 315 अरब से ज़्यादा की जीडीपी थी, आज 296 की है इस सो कॉल्ड ग्रोथ के बाद। अगर तो आप हमारी जाली समझते हैं? नहीं, मैं जाली नहीं समझता। आदमी परसेंटेजेस में नहीं चलते, मुल्क परसेंटेज में नहीं चलते, मुल्क हकीकत में चलते हैं। आपकी जीडीपी है क्या इस वक्त? सवाल ये है। रेमिटेंस बढ़ रही है सर, रेमिटेंस बड़ी तेजी से बढ़ रही है, इंपोर्ट्स भी आ रही हैं। रेमिटेंस जो है वो अब करंट अकाउंट में मदद करती है और कोई इशू नहीं है। बात यह है कि आपकी जीडीपी कम हो गई है। जहां पे हमने छोड़ा था, अगर ये 3 साल पाकिस्तान वहां
से आगे चलता 6% की ग्रोथ पे या 5% ग्रोथ भी कर लेते, आज आप 350 अरब की जीडीपी पे होते। आपकी आपकी जीडीपी जीडीपी आज आज 300 दादोशुमार गलत है, आप इनको तस्लीम नहीं, नहीं मैं गलत नहीं कह रहा हूं, मैं उनकी समझ गलत है जो वज़ीर-ए-आज़म को नहीं है। उनके मुशीर और वजीर जो है उनको मुख्तलिफ तरीके से खुश करने की कोशिश करते हैं, जो दरबारियों का काम होता है। ये इस हुकूमत की हकीकत है कि ये दरबारियों में घिरे हुए हैं। लेकिन मोडीज कह रहा है, दूसरा स्टेट बैंक कह रहा है सर, जब स्टेट बैंक ज़ाहिर है वो झूठ नहीं बोल सकता, और बाहर स्टेट बैंक बता दे मुल्क की कंपनीज हैं, वो जीडीपी है कहते क्या, आज पर कैपिटल जीडीपी क्या है, जीडीपी क्या है? ये दो हकाइक है मुल्क के। हैं। तो आपका ख्याल ये है कि ये गलत है दादोशुमार? मैं इनका कहता हूँ कोई फायदा दादो शुमार सही भी मान लेता हूँ, फिर भी आज 3 साल गुजरने के बाद मुल्क की जीडीपी 2018 से कम है। आप जो 100 रुपये हो ना, आप उसमें 15 हार जाएं, फिर आप 5 बना लें तो 90 पे पहुंचेंगे। अगर आप 100 में हर साल 5 का इजाफा करते तो आज 115 पे होते। तो आप 90 पे पहुंच के खुश हैं। पैसे आपके 10 रुपये घट गए। आबादी जो है 2.4% शरह से बढ़ रही है, यानी हर साल 2.4 रुपये आपके खर्च भी हो रहे हैं ज़्यादा। तो आप आज जहां पर हैं ज़रा इस हकीकत को समझें। अगर ज़्यादा को समझ नहीं है, ज़रा इन मेरे हकाइक पे गौर कर लें। अच्छा, वैसे आप समझाएं उनको कि मैंने समझा आपका दिया। आपका जीडीपी के नंबर्स देख लें ओके, और कैपिटल जीडीपी देख लें, ये 2 चीजें देख लें। तो आपका ख्याल ये है कि ये पर कैपिटा जीडीपी कम है, मेरा और ख्याल नंबर्स भी ठीक नहीं है? मेरा ख्याल नहीं है, ये हकीकत है। ये हुकूमत के नंबर से बता रहा हूँ, मैं अपने नंबर तो नहीं ला रहा। अच्छा, वैसे प्राइम मिनिस्टर साहब के कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? क्योंकि वो तो बहुत कॉन्फिडेंट है और वो Confidence समझते हैं कि ये उसको- 5 साल भी पूरे करेंगे, अगले 5 साल। जी, जिसको समझ ना हो ये ऐसे कॉन्फिडेंस ही शो करता है। जरा सड़क पे जाए ना, उनको कॉन्फिडेंस पता चल जाएगा कि अवाम का क्या कॉन्फिडेंस है उनके अंदर। अच्छा, वैसे ये बम्पर क्रॉप्स आ रही हैं, आपने देखा होगा कि गंदम है, चावल है, फिर उसके बाद गन्ना है, फिर मकई है, तो ये बम्पर क्रॉप्स हैं। आप देखें, ये कहाँ तो पे ज़ाहिर हैं? कहाँ है पे? अल्टीमेटली पाकिस्तान की मैशत को फायदा होगा। कहाँ पे? ये अभी हार रही है। आपने देखा है हमारी गंदम का क्या हाल था, आपने कॉटन का हाल देखा है। आप कौन से बम्पर की बात कर रहे हैं? फूड इन्फ्लेशन पाकिस्तान में देई इलाके में जो खुर्द-ओ-नोश की अशिया की कीमत है वो 15-20% रही है। ये हकीकत है इस मुल्क की। ये नाकाबिले फहम और नाकाबिले सोच बात थी कि हमारे मुल्क में देई इलाके में खुर्द-ओ-नोश की कीमत बढ़े। 1% 2% हुआ करती थी, आज 15 और 20% है। तो बम्पर कहने से बम्पर नहीं होगा। अवाम के हकाइक देखें। तो आपका ख्याल है क्रॉप्स भी वो नहीं है जो गवर्नमेंट क्लेम कर रही है? क्रॉप्स होती तो सस्ती हो जाती। गंदम आज क्यों आटा 70 रुपए का बिक रहा है? जब सरप्लस होगा मार्केट में तो आटे को वापस 35 पे आना चाहिए। अच्छा, वैसे अल्टीमेटली आपका ख्याल ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुश फहमी का शिकार हैं, वो ये समझ रहे हैं कि अभी तो आप गवर्नमेंट उनकी नहीं गिरा सके और अगली गवर्नमेंट भी उनकी बन रही? ये ठीक है, वो हुकूमतें बनाते रहे, मुल्क का क्या होगा? मैं तो मुल्क की बात कर रहा हूँ ना। हुकूमतें यहाँ बहुत से लोग आए, हुकूमत उन्होंने चलाई, चले गए। मुशर्रफ साहब थे 8-9 साल बैठे रहे, आज कहाँ पर हैं? उन्होंने क्या दिया मुल्क को? ये कुर्सी पर बैठने से मुल्क नहीं चलता। मुल्क चलता है हकायक को समझने से और मसाइल को हल करने की कोशिश से। अच्छा, ये फरमाइए, वाकई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में कोई दरार नहीं है? क्योंकि अब तो हर चीज ऑब्वियस हो गई है, लोगों को क्लियर हो गया है। कौन सी दरार है? 2 बयानियां हैं, कि मियां शहबाज शरीफ साहब का, एक साथ मियां नवाज शरीफ साहब का। इन बयानियों के दरमियान तो बहुत फासला है। मैंने आज जबरदस्त। तक बयानिए नहीं देखे। मैंने राय का इजहार देखा है, मैंने इख्तलाफ राय भी देखा है। जब फैसला हो गया तो कोई इख्तलाफ नहीं है। क्या मुस्लिम लीग नून असूलों को छोड़ सकती है? क्या मुस्लिम लीग नून डील करके इक़्तिदार में आ सकती है? क्या मुस्लिम लीग नून आइन का रास्ता छोड़ सकती है? लिहाजा मुफाहमत वाली बात नहीं है आपको? मुफाहमत बिल्कुल असूलों पर चलते हैं, मुफाहमत ही मुफाहमत है। अगर सियासत में ना मुफाहमत होती है ना मुजामत होती है, सियासत असूलों पर की जाती है। ठीक है, मुल्क असूलों पे चलते हैं। अगर हम असूलों पे चलेंगे तो मामला आगे चलेगा। नहीं, कैसे पता चलेगा सर कि वाकई मुफाहमत का एक टर्निंग पॉइंट आ गया और वहां से आपने ज्वाइन करना है, या फिर आपने इसी तरह कोई लड़ना है? ये फैसला मुफाहमत कब किसको ज्वाइन करना है, किस चीज क्या मुफाहमत करनी है और क्या मुजामत करनी है, मुझे ये समझा दें। लिहाजा कोई अगर आप किसी मुफाहमत जगह- इसको समझते हैं कोई डायलॉग हम नहीं अपने आता। असूल बेचकर हम इक़्तिदार के अंदर सौदा करके शामिल हो जाएं तो फिर मुजामत ही समझें। ठीक है, और आपके असूल क्या है सर? असूल आइन का रास्ता है, मुल्क आइन के मुताबिक आइन चले। का रास्ता क्या है? जो शहबाज साहब ने बयान किया है
कि तमाम इदारे अपने आईनी हदूद के अंदर रहें। ठीक, और वो कैसे पता चलेगा कि आईनी हदूद के अंदर है? वो आपको सबसे पहले खबर आएगी। नहीं, अंदाजा होगा जब आपको टेलीफोन आना बंद हो जाएंगे, जी, आप आज ये खबर अंदाजे नहीं से- चलानी, अंदाजे से जब हामिद मीर के को थ्रेट्स नहीं आएंगे, जब असद तूर को मार पड़ना बंद हो जाएगी, ये हकीकत आपको नजर आ जाएगी। वैसे अजीब बात है, बड़ी दिलचस्प। मैं भी यार मीडिया में काम जी। करता हूँ, हो सकता है मैं उस लेवल पे काम ना करता हूँ कि मुझे फ़ोन के काबिल ना समझा जा रहा हो, लेकिन मुझे आज तक फ़ोन नहीं आया। वैसे मैं फिर भाई आपको साहब, अपनी एहलियत पे शक करना यार चाहिए। वही मैं इस पे बाज़ औक़ात महसूस करता हूँ, शर्मिंदा हो जाता हूँ कि मुझे क्यों नहीं कह रहे कोई। ये यकीनन शर्मिंदगी की वैसे बात है। आपको फ़ोन आते हैं? नहीं, मुझे भी शर्मिंदगी है। फिर आप दोनों भाई बैठ के शर्मिंदा होते हैं। हम शर्मिंदा है। लेकिन सर बात यह है कि फिर वही बात है भाई साहब के अल्टीमेटली आपको कैसे पता चलेगा? क्या आपको कोई स्टाम्प पेपर लिख कर दिया जाए, एक सारे इदारे हल्फ दें आपको कि आइंदा कि किसी किस्म की इंटरवेंशन नहीं होगी, या फिर आपके साथ को बैठ के डायलॉग किया जाए? क्या किया जाए सर? जावेद साहब, हर एक को नजर आता है मुल्क कैसे चलता है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मैं टीवी नहीं देखता, अब मुझसे पाकिस्तान के बारे में कोई बात पूछ लें, मैं उसकी हकीकत आपको बता दूंगा। बड़ी वाज़ेह होती है, जो हकीकत है उससे नजर आ जाता है मुल्क में हो क्या रहा है। हकायक बड़े तल्ख है इस मुल्क। लेकिन सर आप ये आज कहते हैं मैं ना, देखिए, मैं आप ये कहते हैं ना कि मैं आपको बता रहा हूं, establishment क्या support करनी बंद क्या कर दे। आज मुकम्मलना आजाद है? तो आजाद है सर। मैं माजरत से मेरी नजर में नहीं है। क्या जुडिशरी आजाद है? सर जुडिशरी को क्या बता देंगे, मीडिया आपकी जमानतें हो रही हैं। क्या मीडिया आजाद है? ये वैसे किसकी कैद में पूरे है सर? मुल्क को देख लें किसकी कैद में है सर? जी। किसकी कैद में है सब कुछ? एस्टेब्लिशमेंट है। देखिए, मैं हमेशा कहा है, हमारे सर, मियां मुल्क शहबाज में, शरीफ साहब हमारे की जमानत मुल्क हुई है ना में सर? लंबे अरसे फौज का इक़्तिदार रहा है। वहां से बहुत सी रवायात पड़ जाती हैं। ये हम अपने आप को सिक्योरिटी स्टेट समझते हैं कि हर चीज सिक्योरिटी से लिंक्ड है। सिक्योरिटी एक एलिमेंट होता है एक मुल्क के मामलात में। जब सिक्योरिटी हम जेन सिक्योरिटी स्टेट का बना लें, फिर हम हर एक पे शुबा करते हैं, फिर हम असद तूर पे शुबा करते हैं कि ये इंडिया का एजेंट है। नहीं सर, फिर साबित हम नहीं हुआ वैसे असद तूर के जो मुजरिम है, जो मुलजम है, वो पकड़ा जाने वाला है। और ये ना हो कि जब वो पकड़ा जाए तो आप सब कुछ चले असद तूर नहीं, जिसको भी देखें, यहाँ लोग मारे गए हैं, ज्यादती उठाए जिसके गए साथ हैं। भी हो सर, वो हामिद मीर साहब के साथ मैं हो, यही असद कह रहा तूर हूं के ना। साथ तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये एक लाइन भी ड्रा करना बहुत जरूरी है कि कहां पे जाके क्या बात कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। असद तूर के साथ ज्यादती देखिए, हुई है, जो हम सब उसके अगर कोई साथ। बात करता लेकिन है, अगर वो उसका गलत साबित हल- हो गया फिर उसका हल नौकरी से निकालना नहीं है, उसका हल उसको मारना नहीं है। कानून मौजूद है, कानून का रास्ता अपनाएं। अगर किसी के खिलाफ उन्होंने हद तक की है, उनको अपनाएं। मैं भी उसको सपोर्ट नहीं कर सकता इस बात को, लेकिन उसका रास्ता है। उसका रास्ता ये नहीं है जो अपनाया गया। वैसे एक मैं सवाल इसीलिए है। कह रहा हूं कि मुल्क के जो हकायक हैं, वहां से आपको नजर आ जाता है कि मुल्क के अंदर आइन का इक़्तिदार है या नहीं है। मैं ये सवाल जैसे आसान कर जैसे देता हूं। जैसे मीडिया के बारे में कहा जाता है कि आपने ये देखना हो कि मुल्क के इख्तियारात किसके पास हैं, तो वो उसके पास होते हैं जिस पर तनकीद नहीं की जा सकती। तो आप तो तनकीद कर रहे हैं, मैं किसी पर तनकीद नहीं कर कोई रहा। चीज रोकी है? नहीं, बिल्कुल आपको नहीं। रोका, मैं- टोका, मैंने आपने सब कोई कुछ कहा। तनकीद की है। आपने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट के कंट्रोल में है। मैंने जारी चल रहा है। ये नहीं कहा। मैंने कहा जी, इस मुल्क में एक पुरानी रवायत है एस्टेब्लिशमेंट की, वो इस मामले से बाहर निकल नहीं सके कि हम मुल्क जो है वो सियासतदानों के हवाले कर दें। ये लेकिन trust भाई साहब, develop नहीं हो आपने सका। कहा कि अदालतें आजाद नहीं है, चल रहा है। आपने कहा मीडिया आजाद नहीं है, चल रहा है। आपने कहा पार्लियामेंट आजाद नहीं चल रहा है। ठीक है। इससे ज्यादा क्या हो हो सकता है सकती कि है? मेरे घर में घुस के मारे, फिर आप क्या कर लेंगे? फिर मैं क्या कर लूंगा? नहीं, किससे मारा है? मैंने पहले तो ये फैसला जो करना भी है। मारे, मैं बात कर रहा हूं ना, देखिए ये इन मामलात से नजर आता है, दुनिया देखती है। हम अपने आप को बेवकूफ नहीं बना सकते। आज एक डिक्लेयर्ड हाइब्रिड गवर्नमेंट है, हमें वो मॉडल भी कबूल है। आप ये कह रहा हूं, आपको उस वक्त यकीन आएगा कि जब एस्टैब्लिशमेंट गवर्नमेंट के पीछे से हट जाए, आप गवर्नमेंट गिराना चाहे गिर जाए। नहीं, गवर्नमेंट को रहे, आप इस गवर्नमेंट को 20 साल रखें, मुझे मुल्क की तरक्की दें, नहीं, वो मुझे असल में ना, मुल्क मैं के बात मामलात चाहता हूं, बेहतर देखें। असल में कंफ्यूजन है आपके अंदर। आपको ये समझ नहीं आ रही कि क्या कैसे कोई झंडी लहराई जाए किसी तरफ से, एस्टैब्लिशमेंट की झंडी तरफ से नजर आएगी। कि ले जी हम आपके साथ हैं। मैं इक़्तिदार में रहा हूं ना, मैं बहुत सी बातें नहीं करना चाहता, ना मुझे करनी चाहिए। मैं इन हकायक को जानता हूं बदकिस्मती से। अगर मैंने ना देखी होती, मैं ना जिक्र करता। वो हकायक अपनी जगह पर है। मैं बात करता हूं मुल्क की। अगर मेरा मुल्क बेहतर हो रहा है, मैं शायद बदतरीन आमरीत भी कबूल कर लूं। हो सकता है कि चले जी, लोगों के हालात बेहतर हो रहे हैं, मुल्क के हालात बेहतर हो रहे हैं, जावेद चौधरी साहब का प्रोग्राम ज्यादा चल रहा है, लेकिन हम जा कहां रहे हैं? इस साल बांग्लादेश को अलहदा हुए
50 साल हो जाएंगे। आप जरा मुवाजना कर लें, आप एक प्रोग्राम करें दिसंबर में, अभी से तैयारी कर लें कि बांग्लादेश कहाँ पर है और हम कहाँ पर हैं, और वो क्यों वहां पर हैं और क्यों हम यहाँ पर हैं। वैसे जिम्मेदार किसको समझते हैं आप? इस समझते हैं कि आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? हम सब जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोई जिम्मेदारी नहीं, पीटीआई की कोई जिम्मेदारी नहीं हम है? सब जिम्मेदार हैं। ओके। सियासतदान जिम्मेदार हैं, फिर फौज हल क्या है सर जिम्मेदार उसका? है, हल क्या है फिर? जज जिम्मेदार हैं, सब जिम्मेदार हैं। हल क्या है सर फिर उसका? अपने जमीर को टटोलें। नहीं, फिर अपने जमीर आप की सोच बुनियाद लें कि अगर पे- आप सही आप आइन के मुताबिक काम कर रहे हैं, आइन को बदल लें कि हमारा आइन ठीक नहीं, इसको बदल लेते हैं, ठीक है, ये कर लें। लेकिन कोई निजाम तो होगा, कोई नहीं, जाब्ता तो मुल्क आप में ही होगा। बदलेंगे ना सर, पार्लियामेंट ही बदलेगी जी, ना। ये सियासतदान ही बदलेंगे। माजरत से मैं फिर आप नाराज हो जाएंगे। यहाँ पर ये मामलात पार्लियामेंट नहीं करते। तो सिर्फ पार्लियामेंट में क्यों बैठे हुए हैं सर? छोड़ें फिर इसको। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, ये दुरुस्त बात है। ये अजीब बात है कि एक जी, जगह बैठे भी हुए हैं आप। बैठे हुए हैं कि जो हम रुकावट डाल सकें वो रुकावट डालें। तो बाहर बैठ के रुकावट डालेगा। बाहर बैठ के वो रुकावट नहीं होती जो पार्लियामान में हम इलेक्टेड लोग हैं, अवाम ने वोट एक दिया। गलत पार्लियामेंट हमें के अंदर अवाम ने बैठ वोट- के बिल्कुल बड़ी गलत जाती है है, सर, ये बड़ी चलती जाती है नहीं सर, ये है। वैसे। फिर भी जो लूली लंगड़ी है उसके अंदर भी कोशिश कर रहे हैं। तो फिर अच्छा, अब ये सवाल ये है कि आप मजामत करना चाहते हैं, आप डायलॉग करना चाहते हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं अपने बड़े भाई के पांव भी पकड़ लूंगा जाग, तो किस लिए किस पकड़? मकसद के लिए? मेरा भी यही ये सवाल आप उनसे पूछे ना वैसे। नहीं, आप पूछे ना। देखिए, एक मुहावरा उनको होता राजी है, करने के लिए कि करने में- मुफाहिमत करें। बात करने का एक मुहावरा होता है, शहबाज साहब ने वो इस्तेमाल किया कि भाई मैं ये समझता हूं कि हमें इस तरह चलना चाहिए। उनकी एक राय है, इसमें कोई उन्होंने इसमें कहा कोई कि शुबा नहीं नेशनल है। इंटरेस्ट का मामला है, तो नेशनल इंटरेस्ट को कैसे आप नेशनल गार्ड करें? पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट आइन के अंदर है। जब भी हम आइन से नाराफ करेंगे, जब भी हमें खराबी को कबूल करेंगे, हम इस मुल्क के साथ जुल्म करेंगे। अच्छा, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अब आपका नहीं चल सकता, खत्म हो गया, बिल्कुल चल चैप्टर सकता है, क्लोज। बिल्कुल चल सकता है, क्यों नहीं चल सकता? वो पीडीएम के बस अंदर एक खत पीडीएम की लिख- बात कर रहे हैं, हाँ जी, पीडीएम बिल्कुल चल सकता है। वो अच्छा, एतमाद वैसे बहाल करें। पीडीएम और अपोजिशन दोनों अलग अलग है वैसे। नहीं, वो अब एतमाद बहाल करें ना, मैं क्या करें? एतमाद बहाल करें पीडीएम का। बस यूसुफ रजा गिलानी साहब से सीट खाली करवा दें, देखिए, एतमाद जो तोड़ता है वो जानता है कैसे बहाल होता है। या एक खत लिखे माजरत का। पहले अपने खुद इस बात को कबूल करें कि हमने क्या गलती की है। अगर आप गलती भी करके और सीना जोरी भी करेंगे तो इसका मतलब है कि आप अपनी गलती को समझते हैं कि गलती है। और आप अकेले चला लेंगे सर ये सारी तहरीक? जी उसके बाद? बिल्कुल। पीडीएम एक तहरीक है, उसका बयानिया वही बयानिया है जो हर पाकिस्तानी कर रहा है, मुल्क आइन के मुताबिक चले। ठीक। आज हमारी महंगाई, हमारे मुल्क की खराबियां सिर्फ एक वजह से हैं, आइन से इनहराफ। अच्छा, वैसे आपका ये किसको समझाना चाह रहे हैं, किसके खिलाफ मजामत कर रहे हैं, किसके खिलाफ एहतजाज करना चाह रहे हैं? गवर्नमेंट के खिलाफ मैं करना तो असूलों पर खड़ा हूं, मैं तो किसी ना मजामत करता हूं ना मुफाहमत करता हूं, मैं तो असूलों पर चाह- हूं। मुतालबा किससे मैं- सर? मैं बस फिर वही सवाल मेरा आता है कि आप मुतालबा- जलसे करेंगे, इस जलसों में मेरा क्या फायदा होगा? मुतालबा जो भी इस मुल्क में सियासत पर असरअंदाज होते हैं कि समझें कि मुल्क के हालात कहां पर हैं, चाहे वो जज हैं, चाहे वो फौज के जर्नैल हैं, चाहे वो सियासतदान हैं, जो भी हैं, ठीक है। हर एक का एक आइन में एक जगह मुख्तस है। आप जरा अपने ज़मीर को अपने गिरबान में झांकें कि क्या हमारा मुल्क आगे बढ़ रहा है या पीछे जा रहा है। अगर पीछे जा रहा है, हम सब जिम्मेदार हैं। अच्छा, वैसे अजीब सी बात है अबाई साहब कि आप ये समझते हैं कि आपके अलावा सब गलत है, सिर्फ आप ठीक? नहीं नहीं, मैं तो खुद गलत हूं, मैं तो सबसे पहले इतराफ करता हूं। अपना इतराफ मैं बिल्कुल इतराफ करता हूं, आप भी मान लें सर कि हम सब ने ये करा मैंने दिया। जो गलतियां अपनी की हैं, गलतियां माने, मैं उनका मियां शहबाज शरीफ साहब माने, आप माने। इतराफ करते हैं, हम इतराफ करते हैं। वैसे सबसे बड़ी हम गलती मान- क्या थी आपकी? जी सबसे बड़ी गलती क्या थी आपकी? नहीं, सबसे बड़ी गलतियां यही हुई कि हमने इस मुल्क में मुजामत नहीं की, हमने आमरीत को कबूल किया। ये सिर्फ मेरा और आपका नहीं है, पूरा हम सब का है जो इस मुल्क में जमहूरियत पसंद लोग हैं, जो समझते कि जमहूरियत से मुल्क चलेगा। हमने हर खराबी को कबूल किया, उसमें नीयत शायद दुरुस्त हो, लेकिन उसके असरात ये हैं कि आज हम यहाँ पर पहुंचे। और लिहाजा मजीद नहीं हो सकेगा ये सिलसिला, मजीद कोई मुफाहमत कम अज नहीं कम होगी। मुस्लिम लीग नून का ये फैसला है कि इन सौदेबाजियों से, इन गैर आईनी निज़ामों से, इन डील से मुल्क आगे नहीं चलेगा। नजर ये मियां मुस्लिम लीग शहबाज नून शरीफ साहब का जो प्लान है वो आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं? वो क्या प्लान है? सर वो मुफाहमा चाहते हैं। मियां शहबाज साहब ने खुद कहा है, आप उनके 15-20 मिनट के इंटरव्यू को आप 2 मिनट पे ले जाते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क का हर इदारा अपनी आईनी हदूद में रहकर काम करे। बिल्कुल ठीक, मैं इसका सबसे बड़ा हामी हूं। सही हो गया। भाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर एजाज चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। फैसल करीम कुनी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। और सेनेटर जावेद अब्बासी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। एजाज चौधरी साहब, ये फरमाइएगा सर, ये वाकई ही आपको यकीन है कि अगली गवर्नमेंट भी आपकी आ रही है? इंशाअल्लाह अज़ीज़, इंसान तो जी अच्छे की तवक्को रखता है और अपने रब से जो उम्मीद लगाता है वो अपने बंदे की करीब से सुनता है। मैं ये समझता हूँ कि मुल्क जहाँ से हमें मिला था वहाँ से हमें निकालने में बहुत दुश्वारी पेश आई, क्योंकि इकनॉमिकली क्रिपल्ड हो चुका था मुल्क, और एक दिवालिया होने के हवाले से उसे वहाँ से निकालना और फिर उसे तरक्की की शाहराह के ऊपर लेकर आना, ये एक मुश्किल काम था। इन 33 महीनों के अंदर 15 महीने चौधरी साहब ऐसे हैं तो इकनॉमिकली आप समझते हैं कि ठीक चल रहा है मुल्क, यानी कोरोना की वबा से निकल कर तो आप की इस तरक्की के मंजिल के ऊपर पहुंचना, ये मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसलिए कि इन्हीं यानी 15 महीनों में दुनिया में बहुत सारे हमारे मुल्क बिल्कुल ही उनकी मईशत बैठ गई है। उसमें जो हमारा यानी किसान और काश्तकार और हमारा दही इलाका है उसने पूरा सहारा दिया है मईशत को, और जो फसलात हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2.5-3 साल में किसान को उन्होंने मुनाफा दिया है। बहुत अच्छी बात। लेकिन सर उसकी कीमतों में इफेक्ट होना चाहिए था। मतलब फर्ज करें कि गंदम अगर सरप्लस है तो इसका एक ही मतलब होगा कि यहाँ पे कीमत कम हो जाएगी, लेकिन सरप्लस होने के बावजूद अगर कीमत ऊपर जा रही है, या गन्ना इधर सरप्लस हो गया तो चीनी कम हो जानी चाहिए थे, कपास अगर सरप्लस हो गई है तो कॉटन आपकी सस्ती हो जानी चाहिए थी पाकिस्तान के अंदर। जहां कीमतों का ताल्लुक है वो बढ़ती चली जा रही है और साथ आप कह रहे हैं कि यहाँ पे अंबार भी लग गया, तो ये कुछ चीज मैच नहीं करती। देखिए मैं आपसे अर्ज करता हूँ, जब आमदन बढ़ती है तो कुव्वत खरीद बढ़ जाती है। आप देखें ना, अगर तो मैं यानी ये बात पूरे चैलेंज से आपसे अर्ज कर रहा हूं कि आप पिछले 2.5 बरस के अंदर कोई एक किसान ऐसा या एक फसल ऐसी नहीं कह सकते कि जिसमें उसमें मुनाफा ना हुआ हो। ये आप कह सकते हैं कि टारगेट कपास का इतना था, उससे कम हुई, या कोई ये फसल मुनाफा हो गया, सरप्लस हो गया। अच्छा, बम्पर क्रॉप जिसके नतीजे उसका फायदा तो लोगों को होना चाहिए ना। उसके 65% जो देहाती है, 70% उसको तो बराह रास्त फायदा हुआ। मार्केट में आई नहीं। अच्छा, बात तो सस्ती होनी चाहिए ना। मैं अर्ज करता हूँ तो वो महंगी आप देखेंगे ये कि जो ही ये साइकिल कोरोना की इस मुसीबत से हम निकलेंगे वो ऑटोमेटिकली सारी प्राइसेस नीचे आना। तो इसका मतलब ये हुआ कि गंदम 35 रुपए में मिलेगी फिर वापस। ख्याल है कि इतना एग्जरेज तो मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन आटा जो है ना वो थोड़ा जो 850 और 45 रुपए का वो इंशाल्लाह ताला जरूर वापस आ जाएगा और एक नॉर्मलाइज। चीनी भी जो 55 रुपए ना हो 60 रुपए हो जाएगी। मैं अर्ज करता हूँ चीनी का एक ऐसा प्रॉब्लम रहा है और हर हुकूमत के अंदर रहा है। यानी मुझे अच्छी तरह याद है, चाहे पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, चाहे यानी ये मैनेजमेंट का मसला होता है ना। मसलन नून लीग की गवर्नमेंट में भी 140 रुपए की चीनी बिकी थी, देखो वो सब जाके वापस आ गई थी, तो ये भी वापस पार्टी के दौर में भी गई थी। देखे ना, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, 2 साल हो गए। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, इस दफा जो गन्ने की काश्त है उसके ऊपर फार्मर को 15 दिन के अंदर अंदर पैसे मिले हैं और पूरी उसकी कीमत मिल गई है, कटौती उसके अंदर नहीं हुई है। उसके नतीजे में उसकी अगली जो फसल है ना जी गंदम, उसके अंदर आप देख लेंगे गन्ने में मुनाफा हुआ। 6 महीने में महंगाई इंशाल्लाह मैं ये समझता हूं कि महंगाई जो है इस साल के आखिर तक उस पे काबू पा लिया जाएगा। अच्छा कुनी साहब, आप ये समझ रहे थे कि गवर्नमेंट नाकाम हो गई और अब ये गवर्नमेंट रुखसत होने वाली और आप लोग इसको गिराना भी चाहते थे। आज भी आपका ख्याल ये है कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आपका साथ दे तो आप अदम एतमाद ला सकते हैं और ये गवर्नमेंट फारग हो सकती है, जबकि गवर्नमेंट का ख्याल ये है कि अब उनकी प्रोग्रेस इतनी अच्छी है कि ये 5 साल भी और उससे अगले 5 साल भी ये रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जावेद भाई, जब हुकूमत में जो भी जमात होती है तो वो ये समझती है कि हम बहुत अच्छे जा रहे हैं और अगली हुकूमत भी हमारी है और सब कुछ, मतलब है कि कोई वो भी नहीं है। अदम एतमाद के हवाले से आपने कहा, हम आज भी इस पे कायम है कि अगर अपोजिशन की जमातें और ख़ासकर PMLN और बाकी जमातें अगर हम इकट्ठे हो जाते हैं, हम बजट में जो है बहुत टफ टाइम दे सकते हैं हुकूमत को। और अगर हम टफ टाइम दें और बजट ना पास हो तो इसका मतलब हुकूमत पे अदम एतमाद का इज़हार हो चुके हैं और हम एतमाद कर सकते हैं हुकूमत पे। मैं अभी लेकिन वो जो आपकी तरफ से बयान इधर से आ जाता है, फिर उधर से आ जाता है, फिर उधर से आ जाता है, फिर इधर से आ जाता है, तो इत्तेहाद कैसे होगा फिर आपका? देखिए, बयानात ये चीज़ें पॉलिटिक्स में होती रहती हैं। आज जो चौधरी साहब के इत्तेहादी हैं वो कल हमारे इत्तेहादी थे, आज जो चौधरी साहब के स्पोक्स पर्सन है मेजॉरिटी वो हमारे थे। तो ये चीज़ें पॉलिटिक्स में होती रहती हैं। मतलब है कि सियासत में बयानात भी होते हैं, कुछ ऐसे इत्तेहादी भी होते हैं जिनके मुतालिक आपने बहुत कुछ कहा होता है, इन्होंने कहा है, लेकिन आज इनके इत्तेहादी भी हैं। तो ये चीज़ें हमारे दौर में भी सियासत कर रहे थे मैशत पे,
आप सियासत कर रहे थे महंगाई पे, अब गवर्नमेंट ने अपनी जो माशी पोजीशन है वो बेहतर बना ली है, महंगाई अगले 2-3 महीनों में खत्म हो जाएगी, तो सियासत किस चीज पे करेंगे? मईशत इनकी बहुत मजबूत हो चुकी है। आप तो कुदरती तौर पे जिधर आपका है, लेकिन अभी रात का टाइम है, अगर आप दिन के टाइम आप ये सीढ़ियों से नीचे उतरें, ये सिर्फ 2-3 फरलांग आगे पीछे चले जाएं और पूछ लें, अपने कैमरामैन से पूछ लें कि रोटी सस्ती हो गई, रोजमर्रा की वैसे अशिया फवाद सस्ती चौधरी साहब का ये कहना है कि लोगों की बाइंग पावर बढ़ी है, बढ़ गई है। आप पूछें अपने कैमरामैन से, लोग खरीद रहे हैं उस पे। आप क्या कहते हैं? ठीक है, मैं तो नहीं इत्तेफाक करता वैसे। बात तो यही है ना, मैं कहता हूँ कि रोजमर्रा की चीजें सस्ती क्या चौधरी साहब ने आपके सामने नहीं, चौधरी साहब ने देखिए, चौधरी साहब तो देखें वो कह रहे हैं कि इस साल के आखिर तक बहुत बेहतर हो जाएगी। नहीं, इन्होंने भी कहा कि बाइंग पावर बढ़ गई है, नहीं, वो खरीद वो में कह रहे इजाफा हैं बढ़ गए 5-6 महीने, ये भी फिर अगर हुकूमत इनकी रही तो फिर हम वो भी मतलब है कि पूछ लेंगे उस वक्त। लेकिन ये चीजें देखें, लेकिन हुकूमत कहाँ जा रही है 5-6 महीने, वो अगले 5 साल के लिए भी है। देखिए पॉलिटिक्स है ना, हर कोई। अब ये चौधरी साहबान हमारे परवेज इलाही साहब मुशर्रफ को अपनी सारी उम्र नहीं दे रहे थे कि 10 दफा वर्दी में सेलेक्ट करेंगे, लेकिन वो वर्दी नहीं रही और फिर सिलेक्शन भी नहीं रही है, तो चीजें होती हैं। ये बातें, ये चीजें होती हैं कि जी हम अगली हुकूमत बीमारी उससे तो आप मुतमईन नहीं, आपका ख्याल ये है कि मैं क्या, पाकिस्तान का कोई शहरी मुतमईन नहीं जी। आप, मैं तो कह रहा हूँ कि आप चलें बाहर सर्वे करें, चौधरी साहब को ले जी, मुझे चले, मैं आपको शहरी जिंदगी और देही जिंदगी के अंदर ऐसे कर लेते हैं कि आप कल टाइम निकालें। साहब मैं आपसे अर्ज करता हूँ, दो आप मुझे बताइए, करोड़ लोग में इजाफा हुआ, अगर जी देखें, आप कभी भी इग्नोर ना करें कि 15 महीने जो मुल्क कोरोना जैसी वबा से गुजर जाए, तो पूरी दुनिया जिसमें 5 तो पूरी दुनिया कोलैप्स हो गई। हमारी जब हुकूमत थी, साहब आप क्या हाल था, देखिए क्या हाल था मैं मईशत का? मैं जी, मेरा ख्याल है मैं आदाद शुमार के खेल में नहीं जाना चाहता, आदाद शुमार में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत बेहतर है। मैं तो सिर्फ कुंडी साहब इतनी गुजारिश कर रहा हूं कि अगर फसलात बेहतर हुई हों और जो काश्तकार है उसको मुनाफा मिला हो, तो क्या उस इलाके की गवर्नमेंट का काम कुछ लोगों को, आप ये देखना इस बजट में चौधरी साहब, इस बजट में अगर 25% गरीब आदमी की जरूरियात जिंदगी का ख्याल जी बिल्कुल ठीक, सारी महंगी है। मैं अर्ज करता हूं, जो आम और गरीब आदमी है उसके लिए मेरा ख्याल है कि 200 अरब रुपए से ज्यादा का एहसास प्रोग्राम चला। ये आपको मालूम है, दुनिया ने कहा है कि दुनिया में 4 सपोर्ट प्रोग्राम, चलिए बिस्मिल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं है। आप असल में तो देखें ना, आम आदमी की जिंदगी तक, असल जब वो बात नहीं, जब वो बात करते हैं चौधरी साहब, तो फिर 8,22,000 लोगों का भी जिक्र आ जाता है। तो मैं चाहता नहीं हूं, मैं चाहता था कि हम सीधी सीधी बात करें कि उसके नतीजे में जो निचले दर्जे के लोग हैं उनके घरों के अंदर खाने को पहुंचाए। ये आपके सामने, यानी 1 करोड़ और 37 लाख घरों के अंदर अगर 12,000 रुपया पिछले साल पहुंच गया हो और इस 30 जून तक और 12,000 पहुंच गया हो, और कोई 170 छोटे प्रोग्राम के साल में 3 महीनों के लिए, 3 महीनों के, ठीक है जी, ठीक हो। उसके नतीजे में आप ये तो समझते हैं साहब कि आप निचले वाले तबके को कुछ रिलीफ तो दे रहे हैं, ठीक हो गया। तो देखिए ये सर्वे और ये चीजें तो हमने कराई थी ना, हमारा प्रोग्राम था। अगर आप उसको असास कह दें, नाम तो बिल्कुल, लेकिन ऑफिशियली फिर भी BSP आ जाता है। BSP तो उसमें 8,22,000 MNA MPA और उनकी MNA पे सर्वे हुई थी, अफसरान थे उसमें, सर्वे हुई थी, 21वें ग्रेड के अफसर निकला है। देखिए चीजें होती हैं, उसमें गलतियां, हमने सफाई की है। आपने क्या सफाई की है? गरीब लोग हमारे पास अभी भी आते हैं, जिसने पासपोर्ट बने उसको भी आपने खत्म कर दिया है, जिसने 1000 का कार्ड मोबाइल का डाला है उसको भी आपने फारिग कर दिया। 1000 का नहीं जी, किया है, मेरे पास कई लोग लग रहा है, अगर मेरे पास वापस भेज, अगर 1,000 वाले भी हैं, KPK के अंदर तो सेहत कार्ड ही काफी है चॉइस। अच्छा एक चीज, आप इस बात, सेहत कार्ड अच्छी बात, ठीक है, सेहत कार्ड पूरे में हो जाएगा इस साल के एहसास प्रोग्राम इनका, इस साल के आखिर वैक्सीन उन्होंने बना ली इस बार, कमाल कर दिया पाकिस्तान। पहले वज़ीर-ए-आज़म, ये वैक्सीन पहले वज़ीर-ए-आज़म और काबीना को लगाते ना, पहले मुझे लगाया, मैं ऑफर करता हूं, आपको क्वालिटी पे मैं ऑफर करता हूं जी, सबसे पहले मुझे लगाया, पहले फवाद चौधरी साहब को लगाए और साथ मैं हाजिर हूं, पागलों को लगाने के लिए है ही नहीं। ये फवाद चौधरी साहब कह रहे थे वेंटिलेटर्स आ गए और हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अभी आपके शिबली फराज साहब कहते हैं वेंटिलेटर नाम की चीज, मैं आपसे अर्ज करता हूं कि आखिरी चीज हमने वर्कर वेलफेयर बोर्ड के फ्लैट्स बनाए थे वर्कर वेलफेयर बोर्ड के मुलाजमीन के लिए, इन्होंने आके उसके ऊपर तख्ती लगा दी कि हमारे हाउसिंग प्रोजेक्ट है। लाहौर में भी काम किया, वो तो आप उसको कंपेयर कर रहे हैं चंद हजार को लाखों गरीब 12 अरब रुपए बोर्ड के मुलाजिमीन के ऊपर हाउसिंग सोसाइटी नया पाकिस्तान हाउसिंग जो है उसमें अब तक 12 अरब रुपया लोगों को तकसीम हो चुका है, जो 10,000 12,000 रुपया महीना
देंगे और उसका घर बन जाएगा ना। भाई साहब मसला ये है, 4.4% मेरे पास वर्कर वेलफेयर बोर्ड के मुलाजिमीन के डाके पे हो रहा है, मैं आपको दिखा देता हूं। अच्छा, मैं आऊंगा इस पे। उनको मिल गया। जावेद भाई साहब ये फरमाइएगा सर, ये आपने गवर्नमेंट को क्या गिराना है सर? आपकी अपनी अंदरूनी लड़ाइयां खत्म नहीं हो रही और इतनी लड़ाइयां तेज हो गई, खौफनाक हो गई कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब को आप पे तरस आ रहा है, तो आप ये लड़ना लुड़ना बंद क्यों नहीं कर देते सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया चोई साहब। देखिए चोई साहब, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो हैं उनको इसमें कोई शक नहीं कि हमारे ऊपर तरस तो जरूर होता होगा, लेकिन उन्हें पाकिस्तान की जो 22 करोड़ आवाम है उस पर भी तरस करना चाहिए। उन्हें पाकिस्तान की आवाम जो है वो याद दिलाती है कि जो आपने कौम से वादे किए थे, जो आप हुकूमत में आने के पहले जो आपने वादे किए थे और जब हुकूमत में आप आ गए तो मेहरबानी करके वो डिलीवर करें। लोग आज गुर्बत की क्या पोजीशन है, महंगाई कहाँ खड़ी है, बेरोजगारी की क्या पोजीशन है, और फिर आटे और आपने देखा कि गंदम में और चीनी में और पेट्रोलियम की प्राइसेस में और दवाइयों की प्राइसेस में जो इतने बड़े घपले हुए, तो इसका जवाब कौम मांग रही है आज। अगर हमारे को साथी ये कह रहे हैं कि कोई ग्रोथ का फिगर हमें बता रहे हैं तो मेहरबानी करके ये फिगर हमें क्या, इसका क्या इफेक्ट पड़ा है कि क्या गुर्बत में कोई कमी आ गई है, क्या बेरोजगारी में कोई कमी आ गई है, क्या जो प्राइसेस 2018 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत छोड़ के गई थी क्या उसके करीब करीब भी आप पहुंचे। तो ये मामला ये नहीं है कि आप ये जो ही बजट आता है हर वक्त एक वजीर चेंज हो जाता है। अगर ये मुल्क की पॉलिसी बहुत अच्छी होती, बजट इनका अच्छा होता, इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी अच्छी होती, तो इनका कोई वजीर कंटिन्यू करता। अभी ये जो एडवाइजर साहब लगाए, मुझे भाई साहब इनके मिनिस्टर हैं, ये रोज बदलते रहे, इनका अंदरूनी खानदानी मसला है, फैमिली का इशू है, जिसको मर्जी चाहे बदल दे। आपको क्या प्रॉब्लम है सर? खूब से खूब तर्क की तलाश। तो सब इसका बहुत जरूरी इसलिए है कि अगर आपके प्रोग्राम में आधा प्रोग्राम आप करें, आधा किसी और को लगा लें, फिर अगले हिस्से में किसी और को लगा लें, तो प्रोग्राम नहीं चल सकता। ये इकोनॉमी की भी ऐसी सूरत हाल है कि इसकी पॉलिसी जो है ये कंटिन्यूशन चाहती है। ये चाहती है कि आज अगर कोई हुकूमत पॉलिसी बुलाए तो 4 साल तक कम अज कम, ये 5 साल तक वो अपना प्रोग्राम जारी कर सकें। एक वजीर आता है, ये कहते हैं ये सबसे बेस्ट है, उसको निकालते हैं और कहते हैं कि वो पिछले की गलतियां थी। पहले इन्होंने कहा कि असद उमर गलतियां करके गया है, फिर इन्होंने सारा जो था मलबा डाला हफीज शेख पर। अब ये लेकिन भाई साहब एक बात अच्छी है ना, हफीज शेख साहब के जाने के बाद इकोनॉमी अच्छी होगी ना सर, तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी मिनिस्टर के जाने से भी कुछ चीजें ठीक हो जाती हैं। जो साहब अगर ये जो अभी एडवाइजर साहब आए हैं तरीन साहब, मेरी बात और कुंडी साहब की बात छोड़े, तरीन साहब ने आते हुए कहा कि इस मुल्क की जो इकानमी है उसकी बहुत बुरी पोजीशन है। ये IMF में चले गए थे, इन्होंने IMF की सारी बातें मान ली हैं, इन्होंने कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ाई हैं बिजली में और गैस में, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जो है पाकिस्तान के अंदर जो है वो महंगाई हुई है। अच्छा वैसे भाई साहब मैंने ब्रेक लेनी, एक सवाल आपके पास ही छोड़ के जा रहा हूं कि ये जो गवर्नमेंट कह रही है कि हमारी GDPR ग्रोथ 4 को टच कर रही है, आप इसको मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं? एक सवाल है आपके पास। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ये जावेद भाई से ये फरमाइएगा सर, ये जो गवर्नमेंट अपनी ग्रोथ बता रही है GDPR की 4%, क्या आप इसे इत्तेफाक करते हैं या नहीं? हम बिल्कुल इससे इत्तेफाक नहीं करते। हमें खुशी होगी कि अगर पाकिस्तान की इकानमी अच्छी हो, हमें खुश होंगे कि अगर ये सही फिगर बताएं, लेकिन मसला चौधरी साहब कहाँ है? मसला कॉमन मैन का है, मसला पाकिस्तान के लोगों का है। पाकिस्तान में जो महंगाई का तूफान इस वक्त खड़ा है पाकिस्तान के तूल आज में, क्या किसी चीज में कमी आई है? ये कुछ जब से ये हुकूमत आई है कुछ 300% हर चीज में, दवाइयों में आप देख लें, आटा देख लें, चीनी देख लें, दालों की कीमत देख ले, पेट्रोलियम देख ले, बिजली की कीमतें देख ले। अगर आम आदमी को रिलीफ नहीं मिल रहा, अगर आम आदमी की जिंदगी बेहतर नहीं हो रही, अगर आम आदमी की घर जो है, चूल्हा जो है वो नहीं जल रहा, अगर आम आदमी जो है वो आज मुश्किलात में और अपने बच्चों की फीस नहीं दे सकता और बिजली के बिल नहीं दे सकता, फिर ये ग्रोथ किस काम की है? ये फिगर जो बताते हैं, इनको पता है कि इस वक्त इनके लिए बजट पास करना बहुत मुश्किल है। बजट पास न ये करवाने की वजह से ये कि हमेशा एक स्टंट छोड़ते हैं। पार्टी को शामिल करके करना, वो कह रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शामिल करके हम पास करवा लेंगे। जहां से साहब की तरफ जाने दे। इजाज़ साहब फरमाइएगा सर, अगर ये इकोनॉमी अच्छी हो गई, बंदा कहता है मैं अमीर हूं लेकिन मैं बिजली के बिल नहीं दे सकता, मैं गैस के बिल नहीं दे सकता, मैं आटा नहीं खरीद सकता, मैं अपने बच्चों की फीस नहीं दे सकता, तो उस इमारत को आप क्या कहेंगे? बिल्कुल इसी तरह गवर्नमेंट कह रही है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है और साथ ही कह रही है कि महंगाई भी है। अच्छा साहब, मैं एक आपसे अर्ज करूं, मेरा ख्याल है बात रिपीट करने से उसका वजन खत्म हो जाता है। इस फर्क को आप मलहूज रखें कि जो हमारी बुनियादी इकोनॉमी है उसमें 22-23% जो है वो कंट्रीब्यूशन है
हमारी एग्रीकल्चर की। और मैंने उसके बारे में एक बात कह दी है, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो हमारी ग्रोथ है, वैसे सबसे गुर्बत भी हमारे देहात में है। देखो ना, एक वो एक अलग प्रोग्राम का देख वो लें एक आप। अलग तो फैक्टर डाटा देख लेना उसका। एक अलग फैक्टर है। मैं आपसे इससे इत्तेफाक करता हूं, इनकार नहीं करता, लेकिन मैं ये जो ग्रोथ के ऊपर 4% के लगभग चला गया ना जी, आप मुझे बताएं पाकिस्तान के अंदर जो मतलब मिनिस्ट्री है, ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स है या स्टेट बैंक है या कोई आपस में डिफर नहीं कर रहा। किसी बैनुल अक़वामी एजेंसी ने इससे इख्तलाफ नहीं किया, उल्टा इत्तेफाक नहीं, वो किया। सारे सख्ते में आ गए। ठीक है, ये सख्ते का आलम है। ये तो उसकी वजह आपकी जरा मोहब्बत है हमारे साथ। सर सिंपल आपकी ठीक बात है, बताओ। नहीं, ये पहले सर, तो देखें ना, ये तो सख्ते में आ गए, लेकिन ये तो आप मानेंगे किसी ने इख्तलाफ नहीं किया, ये मानेंगे? हफीज शेख साहब की वजह से कमाल हुआ ना ये। नहीं, मैं हफीज शेख साहब को क्रेडिट देता हूं, आप देखें तो आपने तो फारिग कर दिया। नहीं, फारिग नहीं, बंदे ने बेस्ट परफॉर्म किया। मेरी बात सुने, नेगेटिव मेरा ख्याल है, है। देखिए ये बिल्कुल आप, यानी मैं तो उनकी बहुत कदर करता हूं, ईमानदारी की बात है, उन्होंने बहुत मेहनत की है। और ये इलेक्शन एजाज देना चाहिए, असल में इलेक्शन नहीं, वो कहीं नहीं गए, उनका एजाज उनके साथ है। इलेक्शन जो सेनेट का हुआ, इलेक्शन सेनेट का हुआ, उसमें इलेक्शन कमीशन ने जितना सरफ नज़र किया सारे प्रोसेस की खराबियों को, तो उसके नतीजे में उसका हमें अफसोस है, लेकिन उन्होंने अपना काम किया। देखें, अब जब आपके सरप्लस अकाउंट हो जाए, सब आपकी तरसीलात बेहतर हो जाएं, जब आपके ऊपर कर्ज कम हो जाए, तो फिर आपको पब्लिक स्पेसिफिक बजट्स की तरफ जाना होगा। ठीक है, इंशाअल्लाह आप ये देखेंगे अगर 25% हमारे सरकारी मुलाजमीन की वफाक में और सूबों में तनख्वाह में इजाफा हो जाता है, 25% हो जाए, 25% इंशाअल्लाह ऐलान हो चुका है, अभी बजट में इसके ऊपर आ जाएगा। और मुझे यकीन है कि सारे दूसरी सियासी जमातें जब देखेंगी कि बजट के अंदर अवाम की फलाह बहबूद के लिए यानी बहुत बड़ा पैकेज फिर एक दफा यानी एग्रीकल्चर के लिए जाएगा, आम आदमी की तनख्वाहों को बढ़ाएंगे, बिजली की और बिजली की कीमत उन्होंने कहा फ्रीज कर दी, गैस की कीमत में इजाफा नहीं होगा। ठीक है जी, चुनाचे मैं ये समझता हूं कि यही वो मसाइल हैं, और दुआ करें कि ये कोरोना की कोई अगली वेव ना आ जाए, क्योंकि आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इसने बहुत इफेक्ट किया है। वैसे आपने ये कोरोना वैक्सीन बना के बाकी कमाल किया, ये भी इनसे से खैर खैरियत से निकल जाना अल्लाह का करम है कि नहीं? जबरदस्ती लगाए इनको वैक्सीन? नहीं, मैं तो अर्ज करता हूं, कुंडी साहब लगा चुके हैं, अल्लाह ताला इनको महफूज रखे, बगैर वैक्सीन के भी महफूज हर इंसान को बना। देखिए, ये तो कुल आलम के लिए दुआ करने का उसलूब है, लेकिन मैं आपसे अर्ज करता हूं कि ये निज़ाम इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल दुरुस्त सिमत में बढ़ रहा है, और इसके नतीजे में वो चीज़ें लोगों के सामने आएंगी। आप इंडस्ट्री को आप दे सकते हैं, आप ये जो हाउसिंग स्कीम है इसको आप देख सकते हैं, नौजवानों के लिए छोटे कर्जे आप दे सकते हैं, आप उनकी तालीम और स्कॉलरशिप्स को आप दे सकते हैं। यानी सारा पाकिस्तान वो ला के इनको डिजिटाइज कर दिया ताकि एप्स के जरिए लोग उसके ऊपर जाएं और लोग आगे बढ़ सकें। कुछ देखें चीजें मतलब रेमिटेंस में इजाफा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारी स्टॉक एक्सचेंज जो है उसने रिकॉर्ड कायम कर दिया पाकिस्तान की हिस्ट्री में, और मसलसल हर रोज एक रिकॉर्ड कायम हो रहा है, और बम्पर क्रॉप्स आ रही हैं वो भी है, और किसानों को फायदा भी बहुत हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, और फॉरेन रिजर्व्स में भी इजाफा हुआ है। तो और मैशियत को जांचने के और कौन से इशारे होते हैं सर? मसला ही नहीं, पाकिस्तान का सब कुछ हल हो गया तो फिर ये खुदा माफी दे, ये खुदकुशियां लोग क्यों कर रहे हैं, और ये रोजाना आप अखबारों में और उस पर देख रहे हैं कि यार ये वैसे हर दौर में होती है खुदकुशी। दूसरी बात ये है कि अब ये हर दौर में होती है। हमारे दौर में जो मैशत बहुत खराब जमा थी, हमारे ऊपर एक सैलाब भी आया था 2010 का, हमारे पास वॉर ऑन टेरर पे हमारा स्वात ऑपरेशन भी आया था, वजीरिस्तान ऑपरेशन भी आया था, लेकिन हमने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 100% से ज़्यादा जो है वो बढ़ाई थी। जितनी महंगाई बढ़ रही थी साथ साथ हम बढ़ा रहे थे। इनके उस वक्त के जो है आज के जो मिनिस्टर हैं असद उमर साहब कह रहे थे कि जी पेट्रोल की कीमत 140 रुपये होनी चाहिए, आज करें ना 40 रुपये, कितनी बढ़ा दिए। अब कहते हैं दुनिया में अब कहते हैं कि ओगरा ने 10 रुपये कहा था, लेकिन हमने लोगों की सहूलत के लिए 4 कर दी, करनी 4 है, वो 10 के शो करके ये मतलब ये चीजें हमारे दौर में पेट्रोल बम था, अब जो है इनके दौर में जो है वो बड़ी लोगों के साथ बड़ा जो है अच्छा सलूक करें। बिजली की कीमत देखें कितनी बढ़ रही, क्या चीजें सस्ती होंगी बताएं। वैसे अब देखें अगर ये बजट अच्छा ले आते हैं कि बस 25% तनख्वाहों में इजाफा कर रहे हैं, बड़ी बात है ये वैसे, और बिजली जितनी महंगाई में जितनी फीसद इजाफा हुआ है उसी में आप इसका इख्तिलाफ कैसे करेंगे? जितनी फीसद इसने अच्छा बजट लाएंगे, फ्रेंडली बजट होगा, आवाम के फ्रेंडली होगा, तो हम बिल्कुल इसको अच्छा कहेंगे कि अच्छा काम कर रहे हैं। अगर नहीं अब ये कह रहे हैं कि सब कुछ फ्रीज हो गया, फिर देखते हैं ना आगे कि क्या होता है। अब बजट से पिछले दिनों मयार जिंदगी का घरेलू मयार जिंदगी का एक सर्वे आया था,
और उस सर्वे में गवर्नमेंट की तरफ से आया, उसमें 29% यानी 38% टोटल जो है ना लोगों का मायार जिंदगी नीचे हुआ है, जिसमें 29% का ताल्लुक सिंध के साथ था। तो आपको तो सिंध पे तवज्जो ज्यादा देनी चाहिए इस पर। पहले तो हमारे सिंध के जो बकाया जाते हैं पहले तो फेडरल गवर्नमेंट हमें दे दे। उसके वजह से आम आदमी का मायार नहीं देखें उस पे देखें, ये मुल्क सबका है, ये नहीं है कि आप कहें कि सिंध में ये होगी और पंजाब में ये होगी। अब मैं बोलूँगा केपी का जो है, अब हम कहें कि जी हमारे पानी का शेयर है 586 जो है बिलियन रुपीस हमें देने स्टेट ने, वो नहीं दे रहे। इनका वज़ीर-ए-आज़म नहीं बोले क्योंकि वो वज़ीर-ए-आज़म साहब के सामने बोल नहीं सकते। हमारे बिजली के जो है जो मुनाफा वो नहीं दे रहे हैं। तो ये चीज़ें अगर हम बात करें तो ये चीज़ें तो बहुत सी चीज़ें इन्होंने हमारे केपी को भी देनी है। अगर अच्छा बजट ले आते हैं, देखिए अच्छा बजट ले आते हैं, ये कह रहे हैं ना, तो आप एक्सेप्टेबल हो। फाइनेंस मिनिस्टर इनका है, ये तो अच्छी फाइनेंस मिनिस्टर तो एक अच्छी बात है कहना सर। नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर इनका है, हमारा है ना। हमने अच्छी तवक्को रखनी चाहिए ना उससे। हमने तो अच्छी तवक्को रखी है। हमने आपका बजट हमारे दौर में बहुत बुरा था, इनके दौर में अच्छा हो गया। इनके पास 200 मईशत के रसूल थे, अभी तक 4 आ गए हैं, 196 भी रह रहे हैं इंशाल्लाह है। ठीक है, और हर हफ्ते चेंज करेंगे तो शायद 196 कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपनी टीम से काम ले रहे हैं। और टीम बड़ी अच्छी टीम है आपके पास, क्या बात है इस टीम की। निकालें देखे की प्रोफाइल जरा डिस्कस कर लेते हैं, टीम कहाँ से आई है। ये PSL वाली टीम है, इधर उधर से नहीं ले जाते हैं सर। आज वैक्सीन बना ली है पाकिस्तान ने, और एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में। अच्छी बात है, खुदा किसी को बीमार न करे। वैक्सीन तो चलते एक्सपोर्ट करते हैं, अमेरिका भेज दें, लंदन भेज दें, यूरोप। नहीं, हम अपनी पब्लिक को लगा रहे हैं। 5 लाख रोजाना की 5 लाख लगना शुरू हो गई है, इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ा। 30 लाख माना वहां से बनना शुरू हो जाएगी। तो इंशाल्लाह अज़ीज हम अपनी पॉपुलेशन को असल में तो ये अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए साहब के लोग लगवाएं। अच्छी बात है, लगाए ना, पहले तो अपनी काबीना को लगाए, फिर अपने आप ये क्यों डबल लगा दें। यार ये वैक्सीन तो वही है ना। मैंने पहले वेंटिलेटर की बात क्या है इसमें यार, ये फवाद चौधरी साहब वेंटिलेटर की बात नहीं करते। नहीं, वेंटिलेटर भी वो मौजूद है, नहीं एक्सपोर्ट जो करते, कोई कमी नहीं है। अल्लाह ताला माफ करे, मैं तो फिर खुदा न करे किसी को फार करता हूँ। आप क्यों वेंटिलेटर मांग रहे हैं जी? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने कहा था कि एक्सपोर्ट करेंगे, आपने कहा था एक्सपोर्ट करेंगे, कितने एक्सपोर्ट किए आपने? आज की बात ताजा सुन लें कि 60% जितने बीमार हुए थे, हालात बेहतर हो गए, जितने भी बीमार हुए थे वो ऑक्सीजन 60% पे गया, 40% को अल्लाह ने बचा के रखा, और वो भी यानी सेहतमंद हो गया। भाई साहब, अब ऐसे ही फरमाइएगा कि क्या वाकई इमरान खान साहब अगले 5 साल में गवर्नमेंट बना लेंगे अपनी अगले दौर में भी? इंशाल्लाह। देखिए जी, ये बाई इलेक्शन जो अभी हुए हैं, आपने देखे हैं बाई इलेक्शन में इनकी क्या पोजीशन हुई। आप देख रहे हैं कि इनके अंदर पहली दफा तारीख में ऐसा लोग हमारे और पीपल्स पार्टी को छोड़ें, जो जहांगीर तरीन ग्रुप्स के लोग हैं, उन्होंने कहा कि हमें वज़ीर-ए-आज़म हाउस पे एतमाद नहीं है, वज़ीर-ए-आज़म हाउस से हमारे खिलाफ जो है वो कार्रवाई हो रही है हमारे खिलाफ। उन्होंने अपने पार्लिमानी लीडर बना लिए हैं, उन्होंने अपने एक अलग ग्रुप बना लिया है। ये बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि पीटीआई जो है वो टूट फूट का शिकार। कभी ऐसा हुआ था कि जिस पार्टी की हुकूमत हो, लेकिन सर ये टूट फूट नून लीग के अंदर भी है, ये अपोजिशन के अंदर भी है। नहीं, अपोजिशन की जमातों के दरमियान जो है वो आप ये कह सकते हैं कि मिसट्रस्ट जरूर पैदा हुआ है, कुछ ओपिनियन का भी फर्क है, लेकिन इस तरह की तोड़फोड़ नहीं है जिस तरह की पीटीआई के अंदर जो बहुत बड़ी तोड़फोड़ है। लिहाजा अगर चौधरी साहब की मैं सारी बातें मान भी लूं, हमें मुल्क की इकानमी ठीक हो जाए। शुक्रिया। इमरान खान साहब ने जब कौम से वादा किया था, उन्होंने कहा मैं 90 डेज में टर्न अराउंड कर दूंगा, दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट हमारे मुल्क में आएगी, गुर्बत का खात्मा करूंगा, मैं चाइना की तरह इतने लाख करोड़ लोगों को गुर्बत से लेकिन सर मसला ये है भाई साहब के जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे ना, गवर्नमेंट नहीं जाने वाली। और अब जितने इशारे अच्छे हैं, और अगर आप लोगों ने इत्तेहाद कायम ना किया तो मेरा ख्याल अगले 5 साल भी इमरान खान साहब के होंगे। अल्लाह ताला आप और आपके लिए हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।